सभी किसान भाइयों को और मन सुखवान को यहाँ पधारने पर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक बधाई। तालियों से मंत्री का स्वागत करें। मेरा क्वेश्चन है, जो एमडी साहब यहाँ आए हुए हैं, इस एग्रो फार्मिंग का कौन मालिक है? यह केंद्र सरकार द्वारा अप्रूव कराया गया है या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव कराया गया है? आपका जो प्रोसेस है ऑल इंडिया में है या केवल हरियाणा में है? इस बात का जो आपके पास सर्टिफिकेट आपने गवर्नमेंट से लिया है उसके बारे में थोड़ा विस्तृत से बताएं। थैंक यू, धन्यवाद। मैं यही कि मैं पूछ रहा था और फिर उन्होंने कहा भी कि इसका मालिक कौन है। बात भी सही है, तो पता लगना चाहिए। अभी पहला सवाल आया है, आज सवालों का ही सिलसिला रहेगा। कोई भी कंपनी, कोई भी फर्म, गवर्नमेंट ने व्यवस्था की हुई है कि कंपनी रजिस्ट्रार होते हैं उनके यहाँ रजिस्टर कराई जाती है। उसके लिए या तो वो 1% कंपनी होती है जिसको फर्म बोलते हैं, ओपीसी भी कहते हैं, या नंबर ऑफ डायरेक्टर्स के साथ रजिस्टर्ड कंपनी होती है जिसमें शेयर बाय डायरेक्टर्स, शेयर बाय पब्लिक होते हैं। ये पार्टनरशिप फर्म है, दो लोग इसके पार्टनर हैं और सरकार द्वारा, केंद्र सरकार ने जो एमएसएमई आपको दिया गया है कि इससे आप लघु उद्योग और वृहद उद्योग को बढ़ावा दे सकते हैं और अपने बीच में उसको कर सकते हैं, उससे हम सर्टिफिकेट और बताएं जी। एमएसएमई का सर्टिफिकेट ऑनलाइन है, आप साइट पे विजिट करेंगे, सारे डॉक्यूमेंट इसके उपलब्ध हैं। एमएसएमई इसको नोट कर लो, वेबसाइट पे इसको सर्च करो, ठीक है। और गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव है या नहीं है उसको जानो, और तभी आप अपना, ये छोटा बिजनेस है, इतना बड़ा बिजनेस नहीं है, बड़े में करना चाहिए, वो अलग बात है। आप इसको ध्यान से कीजिए, ठीक है। और ज़्यादा तो मैं यही जानना चाहता भाई, ऑर्गेनाइजेशन है, कितना नंबर है, तो आप इसका इसमें जो न्यूज़ पेपर है साइट पे भी देखें, आप इसके प्रकाशित करें ताकि इससे, चलो ये हमने मीटिंग की है, मीटिंग में कुछ और मकसद होता है, जागृति तो आती है प्रकाशन में भी, आप पढ़ाई प्रकाशन से पढ़ेंगे तो उसको जानेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। बंधुओं, इस प्रकार के प्रश्न मेरे पास पिछले 1 महीने से लगातार कर रहे थे। मैंने विचार किया कि बातों को समाज के अंदर हमारे बीच में खुल करके रखना भी चाहिए, होने भी चाहिए। एमडी साहब ने कर भी दी। अब आप लोग इसके ऊपर जितने सहमत हैं उसके अनुसार आप करें। सीएमडी साहब ने एक बात और भी कही कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, जिस प्रकार आप लोग सहयोग करेंगे, आपके साथ मिलकर के शानदार उद्यम आगे बढ़ सकता है। और आप जैसे व्यक्तियों की आवश्यकता भी है कि आप लोग समाज को और ज़्यादा दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। तो सीएमडी साहब और एमडी साहब दोनों मिलकर के यहाँ कसमबद्ध भी हुए हैं, प्रतिज्ञाबद्ध भी हुए हैं, शपथबद्ध भी हुए हैं, दोनों ने कहा भी है इसके ऊपर आप लोग विचार करें। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, जैविक खेती। आदरणीय बंधुओं, जैविक खेती से पहले हम लोग थोड़ा साइंस की ओर चलेंगे। साइंस में जब हम लोग पढ़ते हैं तो एक पुस्तक एक शास्त्र के रूप में लगती है, रसायन शास्त्र। इसके बारे में आपके बच्चे विभाग में पढ़ रहे होंगे। रसायन शास्त्र में हमें भली भांति ये पढ़ाया जाता है कि रसायन क्या होते हैं। एक शब्द आता है रासायनिक पदार्थ, एक शब्द है जैविक पदार्थ। बंधुओं, रसायन भी संश्लेषित और प्राकृतिक दो प्रकार के होते हैं। कुछ ऐसे रसायन हैं जो हमारी जमीन को बांझ बनाने के लिए हम लोग सोच भी नहीं सकते कि वो कितनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन जैविक खाद के अंदर जो गुण है वो पदार्थ की संरचना, विघटन और पदार्थ की स्थिति को परखने के लिए जिस विधा से हमारे को गुजारा जाता है उस विधा को ही रसायन विधा कहते हैं। रसायन अर्थात पदार्थ की पूर्ण रूप से
आंतरिक और बाह्य दोनों जानकारियों को शोध करके प्राप्त करना। तो जैविक खेती के अंदर जिन रसायन, प्राकृतिक रसायनों का जिक्र किया जाता है, वो कार्बोहाइड्रेट के लिए भी, कार्बन के लिए भी, ऑक्सीजन के लिए भी, भूमि के तमाम प्रकार के विकल्पों के लिए अधिकतम आवश्यक है। इन्होंने बैनर के ऊपर लिखा है कि आज नहीं तो कल जैविक खेती ही हल। इस बात को भी नोट करके वास्तव में विचार करके चलना ही होगा कि अगर हम आज रासायनिक पदार्थों जिसमें यूरिया, अमोनिया, फास्फेट, नाइट्रेट, जिंक, सल्फर, डीएपी और इसके साथ साथ अगर आप लोग विचार करके देखेंगे तो कई प्रकार की चाय पत्ती जैसी और भयावह दवाइयां हमारे बीच में कई प्रकार के रैकेट चलाने के लोग बेचने का काम कर रहे हैं, हमारी भूमि को उज्जड़ और बंजर बनाने का लोग काम कर रहे हैं। बहुत बड़ा रैकेट हम सबकी जेब पर डाका डालने का काम कर रहा है। बंधुओं, जिस प्रकार मेडिकल माफिया, जिस प्रकार ड्रग्स माफिया, जिस प्रकार भूमि माफिया, तमाम प्रकार के माफिया लोग लगे हुए और दिन प्रतिदिन इस भारत की भूमि और हरियाणा की भूमि को लूट रहे हैं, ठीक उसी प्रकार इन अंग्रेजी दवाइयों की जो माफिया हैं, जो रैकेट चला करके हम सब लोगों को लूट रहे हैं, वो कदाचित हमारी मनबुद्धि के अंदर इस बात की शुद्धि नहीं आने दे रहे हैं कि हमारी जमीन बंजर हो रही है। पंजाब के हालात आप लोग देखेंगे तो पंजाब के अंदर कई सारे गांव के गांव खाली हो गए। वहां की धरती इतनी कठोर हो गई है कि वहां पर बीजारोपण नहीं हो पा रहा है, वहां पर बीज अंकुरण नहीं हो रहा है, प्रस्फुटित नहीं हो रहा है, फसलें उन्हें बंद हो गई हैं। बंधुओं, हाथ जोड़ करके आप लोगों को झोले फैला करके निवेदनात्मक ढंग के साथ इस बात की भिक्षा में मांग रहा हूं, इस माँ भारती को, इस भूमि को, इस धरती को समय रहते हुए बचाने में जिस प्रकार आप लोग कार्य कर रहे हैं, इतनी संख्या और लोगों की बढ़ाएं। आओ हम मिलकर विचार करें, पहले हम आप सुधरे फिर औरों का सुधार करें, पहले हम खुद जैविक खेती को बढ़ावा दें, फिर औरों को भी बढ़ावा देने के लिए साथ में तैयार करें। इस मुहिम को आप लोग आगे तक लेकर के चलें। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ। बंधुओं, प्रश्न उठता है कि सन्यासी को इन चीजों से क्या लेना देना, तो आपको मैं बताना चाहूंगा। मैं आज यहाँ पर 2 ईंट लेकर के आया, थोड़ा सा हम साइंस की ओर चलेंगे। ये ईंट हर एक भट्ठे के ऊपर होती है और ये वो ईंट है जो कभी आपके संपर्क में नहीं आई, और ये वो ईंट है जो आपके संपर्क में आकर के वही कच्ची ईंट पक्की बन गई। ठीक है, इस बात को देखो, थोड़ा सा सोचेंगे। और एक आधा भाई अगर बीच में किसी को ये हो ना भाई मैं गलत बोल रहा हूँ तो बेसबूत करके बाहर नहीं जा सकता, बीच में शोर मारे या फिर मैं चला जाऊँ। आप लोगों से निवेदन करूंगा कि 5-10 मिनट थोड़ा सा विचार करें, क्योंकि हम लोग भी इस चीज को लेकर के हर घर तक जा रहे हैं कि भाई अपनी भूमि को बचाओ। थोड़ा सा इस अभियान में आप लोगों ने जितना कुछ किया है वो नमन करने के योग्य, थोड़ी शांति भी बनाया है। तो जो ये कच्ची ईंट है हम लोग, ये वही ईंट है, वही मिट्टी है जो हमारे खेतों में हो रही है। और जब बंधुओं इस मिट्टी को हम लोगों ने एक सांचे में ढाल करके परिपक्व पकाने के लिए, परिपक्व बनाने के लिए ईंट के अंदर आग लगा करके जब प्रयास किया तो ये पक करके तैयार हो। बंधुओं, इस कच्ची ईंट को अगर आप पानी की शरण में भेज देंगे तो ये पानी में जाकर के घुलनशील होकर के घुल जाएगी और इस मिट्टी के अंदर बीजारोपण हो सकता है ना। लेकिन अगर आप इसको कितने भी टुकड़ों में तोड़ दो, इसके अंदर बीजारोपण नहीं हो सकता। ये थोड़ा सा साइंस को आप समझेंगे। बंधुओं, ये पकी कैसे आपके संपर्क में आने से। अब मेरे पास एक पुस्तक है, ईंटों के बाद आप इस पुस्तक को देखिए। ये जितने इस पुस्तक के पेज हैं इनको आप कुछ मिनट के लिए भूमि समझिए। ये जितने पेज हैं इसको आप जमीन समझिए और इसके ऊपर वाले पेज को आप भूमि की ऊपरी परत समझिए। ये जो इसका पेज है इसको आप भूमि की ऊपरी परत समझिए। हम लोग जब अपने खेतों के अंदर जमीन को बांझ बनाने के लिए तमाम प्रकार के रासायनिक पदार्थों का जो प्रयोग कर रहे हैं और प्रयोग के बाद उपज होने वाली उस जहरीली खेती के अन्न को खा रहे हैं, भूमि को बांझ बना रहे हैं, भूमि के तमाम कर्मी मित्रों को मारने के लिए हम उसके ऊपर आग लगा रहे हैं। बंधुओं, जब हम पराली को जला रहे हैं तो भूमि की ऊपर वाली सतह भी आग के संपर्क में आकर के उसके कण इस मिट्टी की तरफ पक जाते हैं, पकते हैं। और वो कण जब मिट्टी आग के संपर्क में आती है तो वो पक करके इस ईंट की तरह बिल्कुल सूक्ष्म रूप में हो जाते हैं और हमें पता नहीं चलता है। बंधुओं, जब वर्षा होती है तो वर्षा के दौरान जो जमीन के सुर जो खुलते हैं उन
अंदर आग लगाने पर आग से जो पकी हुई मिट्टी के जो कण हैं वो सुर को बंद कर देते हैं, जमीन के अंदर पानी नहीं जा पाता है। और लगातार 10 या 20 साल से अगर हम लोग आग लगा रहे हैं तो मान लीजिए 1 एकड़ जमीन के अंदर अब की बार 1000 कण पक गए, तो 1 साल में अगर 1000 पक रहे हैं तो आप थोड़ा विचार कीजिए कि 10 साल में कितने कण पकेंगे। तो जमीन बताइए बांध होगी कि नहीं? जमीन हर साल हम लोग जमीन के कुछ कणों को ईंट की तरह पका करके उर्वरक क्षमताओं को घटाने का हम लोग ये पाप कर रहे हैं। आदरणीय बंधुओं, जब आप लोग ये जैविक खाद के कट्टों को लेकर के या गोबर को लेकर के जब खेतों में डालते हैं, मेरे यहाँ तो गौशाला है, हम लोग अपनी गायों के गोबर को खेतों में डाल रहे हैं, और जब मैं उसको देखता हूँ तो आज अगर गायों का गोबर हमने खेत में डाला है तो जमीन के 10 से 12 फीट नीचे पर बैठा हुआ केंचुआ उस भूमि के अंदर से उसकी सुगंध को सूंघ करके रात को ऊपर आ जाता है और उस पूरे गोबर को मिट्टी में कन्वर्ट कर देता है, बदल देता है, परिवर्तित कर देता है, स्थिति को ही बदल देता है। बंधुओं, जब वो भूमि का मित्र केंचुआ ऊपर आता है और 10 फुट ऊपर आकर के जमीन के अंदर वापिस आता है तो उसके आने और जाने के 2 छेद जमीन के अंदर होते हैं। इस बात को मानो कि केंचुआ जमीन में आ रहा है तो छेद कर रहा है, जा रहा है तो छेद कर रहा है, वो सभी मिट्टी के पकने से वो छेद भी हम लोग बंद कर रहे हैं, तो केंचुए ने ऊपर आना भी बंद कर दिया। बंधुओं, अपनी भूमि के साथ ये धोखा, ये दुष्टता हम लोग बिल्कुल ना करें, इसके लिए भी शपथ हमको होना ही होगा। जैविक खेती के लिए एमडी साहब और सीएमडी साहब दोनों का और हम सबका ये लक्ष्य होना चाहिए कि अपनी भूमि की उर्वरक क्षमता कम ना हो, अपनी भूमि की उर्वरकता इतनी बढ़े कि हमारी जो फसल है, वेद के अंदर इस बात का जिक्र आता है कि हमारे घोड़े, हमारी गौएं, हमारी नदियां, हमारी संस्कृति, हमारी प्रकृति कैसी हो। तो उस संस्कृति पर काम करने के लिए सन्यासी के रूप में मैं आप सबके साथ आया। तो बंधुओं, जमीन की ऊपर वाली लेयर हर साल खराब ना करो। अकेला केंचुआ ही एकमात्र ऐसा जीव नहीं जो हमारा मित्र है। जमीन में कई प्रकार के ऐसे जीव हैं जो हमारे मित्र हैं, जो भूमि को और ज्यादा उपजाऊ बनाने का काम करते हैं। उन सभी जीवों को मिट्टी को टाइट करके या ये रासायनिक पदार्थ डाल करके हम लोग मार रहे हैं। और इतना ही नहीं, देखो सारी चिड़िया हम लोगों ने मार दी है रासायनिक पदार्थों के द्वारा। एक आजकल बड़ी चाय पत्ती के नाम से एक और दवाई समाज में चली हुई है, और वो दवाई जब इस एकड़ में डाल के दूसरे एकड़ जमीन के अंदर से अगर कोई शेष नाग भी गुजरेगा तो वो भी मर जाएगा। इसी प्रकार सारे जीव जंतु दूसरे किलों के अंदर, दूसरे एकड़ जमीन के अंदर से भी निकल रहे हैं तो वो मर रहे हैं। सारे जीव जंतु मार दिए, हम लोगों को ये पाप लगेगा। इतना ही नहीं, आने वाली पीढ़ियां हम लोगों को इस बात के लिए कोसेंगी कि आपके पूर्वज आपको जो जमीन देकर के गए वो बड़ी उर्वरक थी, फसल और पैदावार को शानदार कृषि के लिए उपयोगी थी, लेकिन आप लोग जो हमारे माँ बाप हैं, आप लोगों ने आपके ही पूर्वजों के द्वारा दी गई जमीन को बांझ बनाकर के हम लोगों को दे दिया। आने वाली पीढ़ी के लिए भी हम दोषी बन रहे हैं। इसलिए जैविक खेती की ओर लौटिए। बंधुओं, एक शब्द आता है जीवाणु और एक शब्द आता है विषाणु। थोड़ा सा विचार करेंगे जीवाणु किसे कहते हैं और एक थोड़ा सा विचार करेंगे विषाणु किसे कहते हैं। जीवाणु वो होते हैं जो जीने में सहायक होते हैं, और विषाणु वो होते हैं जो जीवन दायनी ऊर्जाओं को नष्ट करते हैं और जीवन जीने के लिए सबसे ज्यादा अगर कोई रुकावट बनता है तो विषाणु बनते हैं ना। तो जैविक का मतलब जीने में सहायक शक्ति, एनर्जी, पावर, ऊर्जा, मित्रता। तो ये जो मित्रता है ये जमीन में मिलाइए, ज्यादा से ज्यादा मिलाइए, ताकि जमीन अपनी जैविक क्षमताओं को और ज्यादा बढ़ाए और हमारी थाली के अंदर जहर ना आए। बंधुओं, एक और बात विचार कर रहा था। मैंने मेरे 1 एकड़ जमीन में चने बोई, इस भाई ने अपने 1 एकड़ जमीन के अंदर गेहूं बोई, आपने 1 एकड़ जमीन के अंदर कोई और फसल बोई। किसी और ने आके पूछा कि तू ये क्या कर रहा है, तो हम लोग कहते हैं भाई ये तो बेचने के लिए है, मतलब मेरी खाने के लिए 1 एकड़ बिना दवाई के अलग से रखिए। कहते हैं ऐसा, थोड़ा सा विचार कीजिए। आपने अपने लिए जो 1 एकड़ बोई है केवल गेहूं बोई है, आपको चने की भी आवश्यकता है, वहां आपके साथ धोखा हो रहा है। क्यों मैं कर रहा हूं? अर्थात एक दूसरे के साथ हम कर रहे हैं। हम लोग अपने खाने के लिए केवल एक फसल बो रहे हैं, लेकिन दूसरों के लिए इसके अंदर जहर मिला रहे हैं। बंधुओं,
आपने अपने लिए गेहूं बचा ली और जो गेहूं फालतू की थी उसमें मिला ली, उस मिली हुई गेहूं को इन्होंने खरीद ली। इनके खेत में चले थे, इन्होंने अपने लिए 1 एकड़ जमीन का चना जो इन्होंने खाद देसी डाल करके जो रखी वो अपने लिए रख लिया चना, बाकी में जहर मिलाया वो मैंने खरीद लिया। मैं सियाना तो बन गया क्योंकि मैंने तो मेरे खेत में खाने के लिए जो गेहूं खरीद बनाई है वो जहर मुक्त है, लेकिन मैं ये नहीं सोचता कि जो चना को खरीद रहा है, जो मूंग जो खरीद रहा है, मोट जो खरीद रहा है, तमाम प्रकार का मोटा अनाज आप जो खरीद रहे हैं वो भी इसी प्रकार एक दूसरे के साथ धोखा पट्टी करके ही हम लोग बेच और खरीद रहे हैं। इसलिए इस जहर से बचिए, इस जहर के कहर से बचिए, औरों को भी बचाइए। और आप लोग बचा ले रहे हैं, आप लोग काम भी कर रहे हैं, औरों को भी इसके लिए जागरूक कीजिए। बंधुओं, कई प्रकार की घटनाएं मैं देखता हूँ भोजन के, आप लोग अपने घर के घी को चेक करवाइए, उसके अंदर रासायनिक तत्व है। अपने गेहूं को, अपनी दाल को, अपनी सब्जी को, अरे कितने प्रकार के यहाँ पर सब्जी के अंदर जो फुहारा लगा करके जो रसायन छिड़के जा रहे हैं वो ऊपर से डब्बी पैकिंग होकर के आ रही है और उसके ऊपर लिखा है फसल रक्षक एल, फसल रक्षक एफ। आ रहा 2 प्रकार का है अपने पास, है ना, फसल रक्षक एल और फसल रक्षक एफ। एक तो होता है फफूंदी को मिटाने के लिए, एक होता है कीटनाशक। ठीक बात है, लेकिन बंधुओं हमारे साथ धोखा हो रहा है। ऊपर आयुर्वेद अर्थात जैविक का लेवल लगा हुआ है और अंदर उसके अंग्रेजी रासायनिक पदार्थ हैं। हमें वहां पे बचना होगा। खेती कुछ लोग करते हैं, एक बार एक मित्र था, उसने मेरी मान करके 150 एकड़ जमीन में भिवानी के पास में मटर बो दी, मटर की खेती करते और बंधुओं मटर की खेती बोई और सारा का सारा उसने जैविक खाद प्रयोग किया। आदरणीय एमडी साहब और सीएमडी साहब, आप लोगों को भी इस बात को ध्यान में रखना होगा और प्रत्येक किसान तक इस बात को पहुंचाना होगा कि जब 150 एकड़ जमीन के अंदर मटर की खेती उसने की तो बंधुओं जब फसल लहलहाती हुई, तैयार होती हुई अपने अंतिम पड़ाव की ओर पहुंची तो उसमें कीड़ा आ गया, पूरे मटर के अंदर बीमारी आ गई। उस बीमारी से निपटने के लिए हम लोग क्या करें? उस बीमारी से, उस कीड़े से निपटने के लिए जब हम लोग किसी भी खाद बीज की दुकान पर जा रहे हैं और वहां जाकर के बोल रहे हैं कि मेरी मटर में या मेरी खेती में ये बीमारी आ गई है, वो वहां आपको रोकता है, वो वहां आपको रोकता है। इसके लिए क्या करें? इसके लिए आप लोग इन कंपनियों से मिलिए, जिस प्रकार एग्रीकल्चर फार्मिंग है, इस प्रकार की 50,000 कंपनियां हैं, उन कंपनियों से मिलकर के उन कंपनियों की वास्तविकता और उन कंपनियों की सच्चाई क्या है जान करके आप उनसे वो एल और एफ, कृषि रक्षक, कीटनाशक और फफूंदीनाशक, एक और बीमारी है फिडकला। आपको पता है फसल पक करके तैयार होती है, उसमें एक और बीमारी नहीं पैदा होती है, फिडकला। इन सब के लिए हमारे जैविक विषय सब्जेक्ट के अंदर कई प्रकार की दवाइयां हैं। तो किसान बंधुओं, आप लोग जब इन दवाइयों के लिए जब बाजार में जाते हैं तो मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो बड़े लूट करके मेरे पास आए और उन्होंने कहा महंगी मुकदमा करेंगे, आप हमारी मदद करो। तो उन लोगों की जब सच्चाई जानी तो पता चला 150 एकड़ जमीन में मटर बोती और दवाई छिड़कने के लिए जब हम लोग बाजार गए, अर्थात वो किसान अपनी आपत्ति बताता हुआ बता रहा है कि जब मैं बाजार में गया और बाजार में जाकर के जब मैंने इनके लिए दवाइयां खरीदी तो इन दवाइयों की डब्बियों को देखा तो उन पैकेट्स को देखा तो जैविक खेती के लेवल लगे हुए और अंदर उनकी पूरी की पूरी अंग्रेजी दवाइयां हम सब लोगों को जेब पर डालने का काम कर रही हैं। और वो दवाइयां जब खेतों में डाल रहे हैं तो वापिस आप जहर ही डाल रहे हैं। तो यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना होगा। इसके साथ साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम से इन लोगों ने एक बुकलेट भी बनाई है। उस बुकलेट के अंदर इन्होंने जिक्र किया है, पेज नंबर 2 पर ही इस बात का जिक्र है। इन्होंने लिखा है कि केचुआ खाद का प्रयोग क्यों करें, उपयोग क्यों करें। तो आप लोग इसको पढ़ना थोड़ा सा। इसके अंदर इन लोगों ने स्पष्ट लिखा है कि केचुआ खाद जैविक और भौतिक एवं रासायनिक तरीके से लाभ देता है। बिल्कुल सच्ची बात है। केचुए का जब हम लोग खेतों के अंदर उत्पादन करके डालते हैं उनको केचुओं को, तो वो उसकी भौतिक, प्राकृतिक और आंतरिक स्थिति को सुधारने का और भूमि की रूपरेखा को और भूमि के कणों को सुधार देने का कार्य करता है। इसलिए भी हमें इनकी बुकलेट पढ़नी चाहिए। आगे उन्होंने लिखा है मिट्टी की संरचना और बनावट में सुधार लाता है, बिल्कुल लाता है। आगे लिखा है कि पौधों को रोग प्रतिरोधक क्षमता पौधों के अंदर बढ़ाता
जाता है, इसलिए भी हम लोगों को एग्रो नेचर फार्मिंग के द्वारा चलाए गए इस जैविक खेती के अभियान को फॉलो करना चाहिए। आगे उन्होंने लिखा है कि उत्पादित फसल के स्वाद और गुणवत्ता में वृद्धि होती है। बिल्कुल, मैं पिछले दिनों करनाल गया और करनाल में हमारे कोच गांव से जाकर के संधु परिवारों के लोग वहां पर निवास कर रहे हैं, तो वहां हमने भोजन किया तो टमाटर का सलाद उन लोगों ने साथ में दिया, तो बहुत सारे लोग साथ में, तो जो मैंने वो टमाटर का एक ग्रास लिया वो इतना मीठा, तो मैंने उन लोगों से पूछा कि इतना मीठा क्यों है? उन्होंने कहा हम जैविक खेती का प्रयोग करते हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग इसमें किसी भी प्रकार के रसायन, अंग्रेजी रसायन नहीं डालते, तो इसलिए भी आपकी बात बिल्कुल सही है। जब हम लोग जैविक खेती के अंदर जैविक खाद का प्रयोग करते हैं तो जो उससे फसल तैयार होती है उसके स्वाद में भी मिठास आता है। इसके बाद उन्होंने लिखा है कि